क्या है जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सबसे बड़ा पार्टी होना चाहिए। हाँ? मैं दावा के साथ कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले बिहार में चुनाव लड़े तो सबसे बड़ी पार्टी बन करके सरकार पर काबिज हो जाएगी। नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पर कितने लोगों को जेल में बंद करेंगे? हाँ, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। सबसे अधिक गिरफ्तारी गरीबों की हुई है और सबसे अधिक गरीब मरे हैं। भारत सरकार कह रही है कि नेपाल के रास्ते आतंकवादी इंडिया में घुसने के लिए तैयार है, तो मैं 1992 में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जब गृह मंत्री थे उस समय जाकर के उनको हम इंडो नेपाल बॉर्डर का पूरा हम हाल उनको हम बताए थे। हमने बहुत खून पसीना एक करके भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। ऐलान किया कि नहीं झंडा होगा। मैं प्रशासन से सबसे, जनता मालिक है ना, प्रशासन मालिक नहीं है, जनता मालिक है। मैं वहाँ करवाया, बजरंग अदालत लगवाया। नमस्कार, मैं हूँ सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। खास मुलाकात के सिलसिले में आज एक विशेष मेहमान से आप लोगों का मुलाकात कराएंगे। ढाका और चिरैया से 5 बार के विधायक रहे, भाजपा के पूर्व नेता और अब अपने क्षेत्र ही नहीं पूरे बिहार में जाने माने चेहरे अवनीश कुमार सिंह जी। सबसे पहले तो सर स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, आप लोगों का स्वागत है। पहला सवाल सर शराबबंदी पर, कि शराबबंदी का पूरा ढिढोरा पीटा गया बिहार में, पूरा तंत्र लगा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कानून है वो विफल साबित हो रहा है। आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का डिक्टेटरशिप है, तानाशाह वाली जो व्यवस्था है। आज शराबबंदी का ऐलान करते हैं लेकिन शराब हर गली हर चौराहे पर शराब बिक रहा है जी। और गुणवत्तापूर्ण शराब नहीं मिल रहा है, जिसके कारण भारी संख्या में लोग, हर जिला में लोग मर रहे हैं जहरीले शराब से। ये कहाँ का न्याय है कि हम कहते गुणवत्तापूर्ण अगर शराब बेचवाते बिहार में तो लोग तो इतना नहीं मरता बिहार में जो आज इतना मर रहा है। अच्छा, अब देखिए, जो देश की सेवा करते हैं मिलिट्री के जवान, उनको भारत सरकार देती है शराब, कोटा पर देती है। अगर वो शराब छुट्टी में घर आते हैं, शराब ले करके आते हैं, तो उनको बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? उनको जेल के शिक्षा में बंद कर दिया जाता है। नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पर कितने लोगों को जेल में बंद करेंगे? हाँ, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। नीतीश कुमार कितने पुलिस अफसरों का नौकरी बर्खास्त करेंगे? उनके बीवी बच्चा कल्पेगा तो उसका आह को किसके ऊपर जाएगा? नीतीश कुमार जी के ऊपर जाएगा। आज ये स्थिति हो गई है शराबबंदी को लेकर के कि माननीय न्यायालय भी कह रहा है कि हम भी इतना केस देखने में हम असमर्थ है, कहाँ से इतना केस देखें। तो नीतीश कुमार जी को जरूर इस पर सोचना चाहिए कि हाँ, बिहार में शराबबंदी हो कि नहीं हो। हाँ, ये सोचना उनका धर्म है। मुख्यमंत्री सबका होता है, पूरे बिहार का होता है, और वो डिक्टेटरशिप नहीं होता है, जनता का सेवक होता है। ये सेवक न होकर के डिक्टेटर हो गए। आपको नहीं लगता है कि पूरा तंत्र लगा के कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण किया जा रहा है? क्योंकि अगर डेटा निकाला जाए तो अधिकतर जो गिरफ्तारी हुई है वो गरीबों की ही हुई है। देखिए, सबसे अधिक गिरफ्तारी गरीबों की हुई है और सबसे अधिक गरीब मरे हैं जी। सबसे अधिक मरे भी हैं तो गरीब मरे हैं। क्या सरकार उनके बाल बच्चा का को उचित मुआवजा देगी? नहीं देगी, सरकार नहीं देगी। एक तो पूरा बिहार कोरोना से बेहाल है और ऊपर से इनका पुलिसिया डंडा है। हाँ, पुलिस का अपराध रोकने का काम नहीं है, पुलिस का काम है शराबबंदी, शराब पकड़ने का काम रह गया है बस बिहार में। आप ही के बात से एक बात निकला कि पुलिस का जो काम रह गया वो अपराध नहीं रोक के पूरा शराब में लगा दिया गया है, और इसका परिणाम है कि पटना में एक जगह हत्या हो गया, गांधी मैदान के पास भीषण डकैती हुआ है, सहरसा में पप्पू देव को पुलिस के लोगों ने ही मार दिया। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं टारगेटेड हत्याओं का भी खेल चल रहा है, उसके अलावा हत्या और डकैती का खेल तो चल ही रहा है। ये तो मैं आपको पहले ही कह दिया कि बिहार में जनता दल यू के जितने उससे संबंधित लोग हैं वो डिक्टेटरशिप, तानाशाही चला रहे हैं पूरे बिहार में। और पप्पू देव जी की जहाँ तक बात है तो निर्मम हत्या पुलिस के द्वारा
हाँ, वो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया है। हाँ, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाँ, और आपसे बताते हैं कि हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार ये तो पटना में आम बात हो गया है। कभी कोई ज्वेलरी का दुकान लूटा जाता है, कभी कोई डॉक्टर का घर में डकैती हो जाता है, कभी कोई इंजीनियर के घर में डकैती हो जाता है। कौन ऐसा दिन है जो पटना में 10, 20, 25 घर में ताला नहीं टूटता है और घर का लोग का सामान गायब नहीं हो जाता है। हाँ, हत्या, अपहरण, डकैती, लूट मार पटना में आम बात है। पहले लोगों में विश्वास जगा था, बाहरी उद्योगपति चाहते थे हम पटना में आकर के हम यहाँ बिजनेस करें हम। लेकिन अब वर्तमान समय में जो पटना का परिवेश हो गया है कि अब यहाँ से जो हैं वो भी भागने के फिराक में है। हाँ, सरकार इस पर संज्ञान ले। भाजपा में पूर्व नेताओं की वापसी कराई जा रही है। क्षेत्र से लोगों का मांग उठ रहा है, सोशल मीडिया पर भी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अवनीश सिंह को भी वापसी कर लेना चाहिए। इस पे आपका क्या विचार? ये बिल्कुल सही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का काम खरा किए हैं। स्थापित करने का काम किए हैं। और हमने हमेशा आवाज पशु तस्करी, जाली नोट, ISI इस सब के खिलाफ देश में आवाज उठाया है। आज भारत सरकार कर रही है कि नेपाल के रास्ते आतंकवादी इंडिया में घुसने के लिए तैयार है। तो मैं 1992 में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जब गृह मंत्री थे, उस समय जाकर के उनको हम इंडो नेपाल बॉर्डर का पूरा हम हाल उनको हम बताए थे। अब बताने के बाद वो SSB की तैनाती भारत नेपाल सीमा पर वो आडवाणी जी किए थे। हाँ, आज भारत नेपाल, आज हम कहते हैं इससे बड़ा क्या हो सकता है कि अब ये जो क्या नाम है पकड़ाया रक्सौल बॉर्डर पर हकीम भटकल पकड़ाया 1992 में हवाला का रुपया पहुंचाते हुए फारूक नाम का व्यक्ति जो कर्नाटक कनखल का था, वो ढाका में पकड़ा गया। हाँ, विदेशी पैसा से अनगिनत पाकिस्तानी खुफिया अड्डा बना हुआ इंडो नेपाल बॉर्डर पर। लेकिन किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में दम नहीं है कि इसके लिए हम आवाज उठावे। सब के सब देश हित की बात बिहार में छोड़ रहे हैं, अपना हित की बात कर रहे हैं। इसी से आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी की दशा है। अगर ये लोग देशभक्ति की बात बिहार में करते तो भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज बिहार में होता और किसी की जरूरत नहीं होती। आपने पहल किया है क्या भाजपा में किसी नेता से बात करने की कोशिश की है क्या? देखिए, मैंने तो बात की है, बहुत नेताओं से बात की है और सकारात्मक उत्तर है। और आदमी जो वृक्ष लगाता है चाहता है कि जब उसको हम कटने नहीं दें, वो तो दिमाग में हमेशा रहता ही है। हमने बहुत खून पसीना एक करके भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये हो जाए कि जहाँ अपने हम पुराने लोगों को वापस बुला के सम्मान देंगे तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अगले सवाल पे आए उससे पहले एक बात दर्शकों आपको बता दें कि ये वहीं अवनीश कुमार सिंह जी हैं जिन्होंने सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी को पत्र लिख के ये बताया था कि नेपाल बॉर्डर पे ISI का गतिविधि बढ़ रहा है और उसके बाद ही वहाँ पे SSB को लगाया गया था। साथ साथ जाली नोट का जो वहाँ धंधा का एक गिरोह चल रहा था उसको भी जड़ से ख़त्म करने का इन्होंने काम किया था। ढाका में आप जब तक थे तब तक जो वहाँ का माहौल था बड़ा शांत था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का वहाँ अक्सर क्लैश चलते रहता है। फिर आप जब से वहाँ से अलग हुए हैं ढाका से, आप चिरैया हैं, उसके बाद से अशांत हो गया फिर से ढाका। उसके बाद फिर एक दंगा हुआ था से 2-3 साल पहले। देखिए, ढाका को बड़ी मुश्किल से सींचे थे हम और एक कभी नहीं सोचा। जब मैं विधायक हुआ तो हिंदू और मुसलमान मैं सबकी समस्या को सुनता था, सबका निदान करता था। हाँ, और ये आपसी भाईचारा कैसे कायम रहे ये मैं प्रयास हमेशा करता था। और पुलिस प्रशासन पर और सरकारी पदाधिकारियों पर मेरा पूरा नज़र रहता था कि ये गलत नहीं करे हमारे जनता के साथ, तो न्याय मिलता था सबको और सब लोग खुशहाल थे, सब अमन चैन था ढाका में। आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति उससे भिन्न हो गई है, ये मैं भी मानता हूँ। ढाका के लोग
त्राही त्राही कर रहे हैं कि साहब अब हम लोगों को देखने वाला ढाका में कोई है नहीं, और गलत को गलत कहने वाला, अगर आप सामर्थ्यवान है, आपके सामने कोई अपराध करता है और आप चुप रहते हैं, बोलते नहीं, तो आप अपराधी हैं। हाँ, तो आप समर्थवान होते हुए भी अगर गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो आप कैसे नेता हैं? हाँ, तो मेरा स्वभाव रहा है कि मैं मुसलमानों को भी सही रास्ता दिखाने का काम किया, हिंदुओं को भी सही रास्ता दिखाने का काम किया। चिरैया में भी आपका 4 साल का रहा शासन, आप वहाँ विधायक रहे, ब्लॉक में आपने वहाँ पे नियंत्रण किया, पुलिस थानों पर नियंत्रण किया, वो भी अब ख़त्म होते जा रहा है। वर्तमान जो लोग वहाँ शासन कर रहे हैं उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, जब हम चिरैया गए, चुनाव लड़ने गए थे, तो लोग कहता था कि सूर्यास्त चिरैया मस्त। हाँ, ये नारा लोग वहाँ लगाते थे। लेकिन जब मैं वहाँ का प्रतिनिधि बना तो मैं बहुत प्रयास किया कि चिरैया सही रास्ते पर आ जाए। चिरैया में विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था। मैं 3-4 साल में जरूर 30-35 रोड तो जरूर बनवा दिया, सरसवा घाट पुल बनवा दिया, वहाँ चिरैया में पावर हाउस बनवाया, ये सब काम मैं करवाया। और जनता और चिरैया में अमन चैन शांति, हाँ, आपसी भाईचारा, हाँ, कायम हो, इसके लिए हमेशा प्रयास किया। और मैं कभी ये नहीं समझा कि जहाँ सब जनता को बराबर दृष्टि से देखा, ये नहीं समझा कि ये आज जो जात पात की राजनीति बिहार में चल रहा है वो मैंने कभी नहीं की। हाँ, मैं सबको लेकर चलने का काम किया। चिरैया में हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल भी बनवाया। मैं याद है कि मैं माननीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे थे, मैं उनको चिरैया लेकर गया था और हॉस्पिटल की आधारशिला रखवाया था उनसे। हाँ, तो ये सब काम किया चिरैया में। चिरैया के लोग उस समय अमन चैन शांति महसूस करते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, पहले वाली स्थिति नहीं। उत्तर बिहार में आपने भाजपा को सींचने का काम किया, तो इससे सीधा मतलब होता है कि मोतिहारी में भी भाजपा को आप ही ने स्थापित किया। मोतिहारी भाजपा की क्या स्थिति है, और मोतिहारी का जो अभी का जो राजनीतिक घटना चक्र है उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, 89 में राधा मोहन सिंह जी सांसद हुए थे, मैं उनका इलेक्शन एजेंट था, और उनसे अधिक मैं घूमा था पूरे जिला में, चारों तरफ घूम करके मैं उनको जिताने का काम किया था। और जब जीते थे तो मैं उनको लेकर दिल्ली गया था, हमको याद है। तो वो आज की भी स्थिति है, जो हम लोग जो पेड़ रोपे हैं उसका जड़ बहुत मजबूत हम लोग वो पेड़ हो गया है। और आज की भी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी जिला में हम अधिकतर सीट जीतते हैं, लेकिन अब जनता में एक तरह का मरमरिंग शुरू हो गया है कि ये लोग जीत तो जाते हैं लेकिन हमारी समस्या को नहीं सुनते हैं। हाँ, ये नेता लोग तो ये मरमरिंग है। और जो इतना चाहिए पदाधिकारियों पर अंकुश, ये नेताओं लोगों के द्वारा अंकुश नहीं लग रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है मोतिहारी में। और जितना चाहिए मोतिहारी का विकास, वो गांधी की धरती है, वो वाल्मीकि की धरती है, जितना चाहिए मोतिहारी का विकास वो चंपारण का विकास नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर, राम मंदिर बनाने के लिए आपने बहुत प्रयास किया। सुनने में आता था कि श्री राम अदालत भी आप लगाते थे, वो क्या पूरा था मामला? देखिए, जब कोई संकट होता था, हमको याद है कि झंडा, महावीरी झंडा रुक गया था तो मैं बजरंग अदालत लगाया था ढाका की धरती पर। हाँ, एक बार और रामनवमी या कुछ समय दंगा की बात हो गई थी तो मैं श्री राम अदालत लगाया था ढाका में। और हर समय ये सब कार्यक्रम के माध्यम से ढाका के लोग को जागरूक हमेशा करते थे हम। हाँ, ये महावीरी झंडा वाला पूरा प्रकरण क्या था? अब महावीरी झंडा, मैं पटने में था, सुनने में आया कि ढाका में महावीरी झंडा को लोग तहस नहस कर दिया, आगे लोग बढ़ने नहीं दिया। हिंदू समाज के लोग महावीरी झंडा ढाका के पर छोड़ के जब रोड पर ही चले गए हैं। मैं यहाँ से गया और जाकर के मैं ऐलान किया कि नहीं, झंडा होगा। हाँ, झंडा का डेट मुकर्रर हुआ और प्रशासन नहीं चाहती थी कि झंडा होने दे। हाँ, वो लालू जी का सरकार था। हाँ, वो माई समकरण का सरकार था, वो नहीं चाहते थे लोग जो झंडा हो। लेकिन
मैं प्रशासन से सबसे, जनता मालिक है ना, प्रशासन मालिक नहीं है, जनता मालिक है। मैं वहाँ करवाया, बजरंग अदालत लगवाया, और जितने हिंदू सताए गए थे, किसी का गरीब सबका, किसी का सब सामान जब्त कर लिया था, ढोलक ताशा बाजा ये सब थाना में रख लिया था, सब मैं अदालत लगा का ऑर्डर किया कि अभी यहाँ पर पहुँचाओ, लोगों को पहुँचाना पड़ा। सब लोगों को मतलब ये ढाका में ये सब काम मैं हमेशा करता था। हाँ, असामाजिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं कहीं ना कहीं ढाका क्षेत्र, चिरैया क्षेत्र और पूरे मोतिहारी में हावी हो गए। आप थे तो क्या नियंत्रण कैसा था? मैं तो पहले ही आपसे कह दिया कि सामर्थ्य हो, अगर अपराध कोई कर रहा है, आप उसको बोल नहीं रहे हैं तो आप भी अपराधी हैं। आज हमारे नेताओं को, जितने नेता लोग हैं वहाँ, उनका यही हाल हो गया है। हाँ, अपराधी अपराध करके चल जा रहा है, लेकिन ये लोग बोल नहीं रहे हैं। आज मोतिहारी की स्थिति यह है कि जितना ठेकेदारी है, PWD हो, REO हो, चाहे जिस विभाग में इरिगेशन हो, सब में बंदर बांट हो रहा है, सब में रंगदारी चल रहा है, सबके आका हैं ना, और बिना कमीशन दिए हुए आप काम ऑफिस से नहीं ले सकते हैं। आप ऑफिस में तो काम पैसा दे के ले लिया, अब आप साइट पर गए तो आप MCC को पैसा दीजिए। हाँ, तो जो ठेकेदार है तो कहाँ से आपको भी पैसा देगा ठेकेदारी लेने के लिए, और काम कराने जाएगा तो MCC को भी पैसा देगा, तो काम की गुणवत्ता क्या रह जाएगी, आप हमको बताइए। हाँ, तो यही हाल आज हो रहा है, गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है पूरे जिला में। कहीं काम में कोई गुणवत्ता नहीं है, लूट खसोट मचा हुआ है। हाँ, पूरे भाजपा एक बड़ी पार्टी है, उसे बिहार में नंबर 1 की स्थिति में रहनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जदयू को आगे कर देता है। अगर आप जैसे नेताओं का वापसी होता है भाजपा में, तो भाजपा को पुनः सींचने का काम किया जाएगा, पुनर्निर्माण का काम किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सबसे बड़ा पार्टी होना चाहिए। हाँ, और ये हो गया रहता। हमारे भाजपा के कतिपय नेताओं के, जो बिहार में अपने को नेता कहते हैं, उन लोगों के कारण आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी पिछलग्गू बना रहा। हाँ, हम दया के पात्र बने रहे। ये हमको कुछ देगा तो पद देगा तो हमको मिलेगा, हमको देगा तो हम खाएंगे। हाँ, ये अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए इन लोगों ने पार्टी का गला रेता। मैं दावा के साथ कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले बिहार में चुनाव लड़े तो सबसे बड़ी पार्टी बन करके सरकार पर काबिज हो जाएगी। हाँ, बिहार के युवाओं को एक संदेश अपने ही अंदाज में, वो दिनकर की एक कविता कहते हैं कि नस नस में हो लहर याग सी तभी जवानी पाती जाए। उसको एक बार सुनाते हुए युवाओं को जो आप संदेश देना चाहते हैं। देखिए, युवा तो में सबसे बड़ी बात है कि युवा में देश प्रेम होनी चाहिए। हाँ, तब न कहा गया है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बस यही कहूँगा युवाओं के लिए, देश प्रेम सबसे बड़ा। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के पूर्व नेता, जो अब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि फिर से भाजपा में वापसी करे। बिहार के कद्दावर नेताओं में से एक है। तो इन्होंने हमें समय दिया और अपने ही अंदाज में बड़े बेबाकी से, बड़े दमदार तरीके से बातों को रखा है। और सही बात है, क्योंकि चंपारण के राजनीति को हम लोगों ने भी बड़े करीब से देखा है। ये जब तक थे कुछ चीज़ों पर नियंत्रण जरूर था, जो अब नियंत्रण खत्म होते जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा।